हाँ तो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल ड्रीम आरएस पे। हम डिस्कस कर रहे थे राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे, और इकोनॉमिक सर्वे का हमने प्रथम पार्ट पूरा कर लिया था। आज हम दूसरे अध्याय की बात करेंगे। अपना जो दूसरा अध्याय है वह है कृषि और संबद्ध क्षेत्र। तो राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था में जो कृषि है और उससे जो रिलेटेड क्षेत्र हैं, जैसे वानिकी है, मत्स्य है, कृषि के जो क्षेत्र होते हैं, 4 क्षेत्र होते हैं, हम एक एक को डिस्कस करेंगे। तो उनका जो योगदान है, उस पूरे योगदान को हम देखेंगे, और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उनको हमने इसमें समाहित किया है। तो 22-23 का ये इकोनॉमिक सर्वे है। और हम आगे बढ़ते हैं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, राज्य की जो जीएसडीपी होती है, उस जीएसडीपी के हमने 3 अलग अलग क्षेत्र बताए थे, और उस क्षेत्र में पहला जो क्षेत्र है वो है कृषि। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कृषि का जो सकल राज्य मूल्यवर्धन है, सकल राज्य मूल्यवर्धन, वही दो यहाँ पे कीमतें होंगी। पहली जो कीमत होगी वो होगी स्थिर, और दूसरी होगी प्रचलित। स्थिर और प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन, स्थिर और प्रचलित कीमतों दोनों पर कृषि का सकल राज्य मूल्यवर्धन राजस्थान की जीएसडीपी में क्या है, उसको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चीज आपको याद रखनी है कि स्थिर मूल्य का जो आधार वर्ष है वही है 2011-12। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या याद रखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं जीएसवीए, यानी सकल राज्य मूल्यवर्धन कौन सी कीमतों पर, प्रचलित मूल्यों पर। तो प्रचलित मूल्यों पर अगर हम देखें तो 2021-22 में ये था 33-33-13। कितना था? 33-33-13 था, जो बढ़ के हो गया 37-94-39। 37-94-39। अगर आप इसको इस तरह से याद करना चाहें तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, 3.33 लाख करोड़। कितना हुआ? 3.33 लाख करोड़ था, जो अब बढ़ के हो गया 3.79 लाख करोड़। ठीक है, और अगर हम इसकी वृद्धि दर को देखें तो 14.01% थी पिछले साल 2021-22 में, अब की बार 13.84 का अनुमान है। तो इसकी जो ग्रोथ रेट है वो है 13.84%। ये फैक्ट आपको याद रखना है अच्छी तरह से कि राजस्थान का की जो जीएसडीपी है उसमें कृषि क्षेत्र का सकल राज्य मूल्यवर्धन या जीएसवीए जो है वो प्रचलित मूल्य में पिछली बार यानी 2021 में 3.33 लाख था, जो अब बढ़कर 3.79 लाख हो गया। ठीक है, और ये जो वृद्धि दर है वो 13.84% है। एक चीज तो आपको ये फैक्ट याद रखना है। सेकंड हम बात करेंगे, जैसे कि प्रचलित मूल्य पे करी, अब हम बात करते हैं स्थिर मूल्य की। तो स्थिर मूल्य में कितना है देखो, 1986-14, 1986-14 है, जो बढ़ के हो गया 2089-89। 1986-14 है, बढ़ के हो गया 2089-89। इसी तरह से अगर हम इसको याद करना चाहें तो पिछली बार था 1.8 लाख करोड़, वही उसी में रह गए 1.8 लाख करोड़, जो अब हो गया 2.08। ठीक है, और इस प्रगति की अगर हम बात करें तो 5.22%, पिछली बार 6.85% प्रोग्रेस थी, अब की बार 5.22% प्रगति इसमें रही है। आपको ये दोनों फैक्ट जो है वो याद रखने हैं विशेष तौर से, क्योंकि जीएस मूल्य जो है सकल राज्य मूल्यवर्धन कृषि के क्षेत्र का है, वो प्रचलित कीमतों पर अगर हम बात करें तो प्रचलित कीमतों पर 3.33 लाख करोड़ था, जो 3.79 लाख करोड़ हो गया। 13.84% की प्रोग्रेस ये बताता है। वहीं पर अगर हम स्थिर कीमतों की बात करें तो 1.98 लाख करोड़ था, जो बढ़ के 2.08 लाख करोड़ हो गया, जो 5.22% की प्रगति इसमें बताता है। तो ये था राजस्थान की जीएसडीपी में कृषि का सकल राज्य मूल्य वर्धन। नेक्स्ट में हम चलते हैं आगे। हमने बताया कि 3 चीजें होती है प्रत्येक जो अपनी जो जीएसडीपी है, उस जीएसडीपी के 3 क्षेत्र हैं, कृषि, उद्योग और सेवाएं। और तीनों का जो प्रतिशत निकाला जाता है वो दोनों मूल्य पे निकाला जाता है। पहला कौन सा? स्थिर मूल्य पर, या जिसको बुनियादी मूल्य भी कहते हैं, और दूसरा प्रचलित मूल्य पर। तो आपको यहाँ पे हमने पिछले स्लाइड जो वीडियो था उसमें हमने तीनों क्षेत्रों को डिस्कस किया था। अब हम जिस क्षेत्र की बात करेंगे उसी क्षेत्र पे हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे हम कृषि की बात कर रहे हैं तो राजस्थान की जीएसडीपी में कृषि क्षेत्र का कितना प्रतिशत योगदान है? तो 2021-22 की अगर हम बात करें तो 2021-22 में कृषि क्षेत्र का योगदान रहा था 29.22%। देखिए, ये दोनों डेटा आपको याद रखने पड़ेंगे।
हम एक एक को यहाँ पर उद्योग और सेवाओं की बात नहीं करेंगे क्योंकि हम कृषि क्षेत्र को पढ़ रहे हैं। पिछले वाले वीडियो में हमने उसको काफी डिस्कस कर लिया है। तो 2021-22 में कृषि क्षेत्र का सकल राज्य मूल्यवर्धन जो है वो 29.22% था राजस्थान की जीएसडीपी में, जो अब की बार हो गया 28.50%। ठीक है, 2022-23 की अगर हम बात करें, देखिए ये जो है वो पिछले साल की निकाली जाती है हमेशा, तो 28.50%। कितना हो गया? 28.50%। 29.22 से घट के, तो इसमें क्या हुई है? कमी हुई है। साधारण सी बात आपको याद रखनी है। ये तो किस पे था? प्रचलित स्थिर कीमतों पे। अब हम बात करेंगे कौन सी कीमतों पे? प्रचलित कीमतों पे, प्रचलित दरों पे बात करेंगे। तो वही है कृषि क्षेत्र की अगर हम बात करें तो 19-22 में था, 21-22 में था 29.39। देखिए लगभग दोनों सेम है, यहाँ 22 था, यहाँ 39 था, और ये हो गया 28.95। दोनों में ही यहाँ क्या दर्ज की गई है? कमी दर्ज की गई है। आपको ये दोनों डेटा तो महत्वपूर्ण है, बिल्कुल आपको याद रखने हैं कि कृषि क्षेत्र का राजस्थान के जीएसडीपी में सकल राज्य मूल्यवर्धन में जो प्रतिशत है वो कितना है? 28.50% है बुनियादी मूल्य पे या स्थिर मूल्य पे, और 28.95% है किस पे? प्रचलित मूल्य पे है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए जैसे कृषि है तो कृषि का के अलग अलग 4 क्षेत्र माने जाते हैं। कृषि के 4 उप क्षेत्र माने जाते हैं। इन चारों क्षेत्रों की जो हिस्सेदारी है, और ये हिस्सेदारी किस मूल्य पे निकाली हुई है? प्रचलित मूल्य पे। कृषि का टोटल हो गया, हमने निकाला 3.79 लाख करोड़। अपन ने अभी पीछे पढ़ा कि कृषि का जीएसडीपी जो है सकल राज्य मूल्यवर्धन है वो 3.79 लाख करोड़ है। तो इसके 4 सेक्टर हैं, अलग अलग 4 क्षेत्र हैं। ठीक है, पहला कौन सा है? फसलें। दूसरा है इसमें अपना पशुधन। तीसरा है वानिकी। आपको ये चारों याद होने चाहिए। और चौथा है मत्स्य। ठीक है, ये 4 सेक्टर अलग अलग हैं। तो इन चारों सेक्टरों का कृषि के क्षेत्र में, इन चारों को मिलाकर जो है वो कितना बन रहा है? 3.79 लाख करोड़ बन रहा है। ठीक है, इन चारों को मिलाकर 3.79 लाख करोड़ है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि किस सेक्टर का कितना परसेंट है। तो यहाँ पे अगर हम इसको क्रम से जचाएंगे, क्योंकि परीक्षा के अंदर जो है वो कई बार सीक्वेंस पूछ लिया जाता है। तो सबसे ज्यादा देखो 46.41% किसका है? पशुधन का है। तो 1 नंबर पे तो क्या आ गया? पशुधन। जो कृषि के उप क्षेत्र हैं उनके योगदान की अगर हम बात करें तो 46.41% के साथ 1 नंबर पे कौन सा आ रहा है? पशुधन आ रहा है। 2 नंबर पर अगर हम बात करें तो 46%। तो 46% किसका है? फसलों का है। तो 46% आ रही है फसलें। ये कितने नंबर हो गया? 2 नंबर हो गया। अगर तीसरे नंबर पर हम बात करें तो क्या आ रहा है? 7.20%। 7.20% किसका है? वानिकी एवं लॉगिंग। तो वानिकी जो है उसका आ रहा है कितना? 7.20%। और चौथा जो बच गया वो बच गया मत्स्य। तो इसका है 0.39%। और ये टोटल मिलाकर हो गया 100%। ठीक है, तो टोटल जो है वो जीएसडीपी कितना है? 3.79 लाख करोड़ है। और 4 अलग अलग सेक्टर। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको सीक्वेंस जब पूछा जाए तो इसी सीक्वेंस से हमें बताना है कि सबसे ज्यादा पशुधन का सेक्टर रहा योगदान 46.41%। सेकंड अगर हम बात करें तो फसलों का रहा है 46%। तीसरा वानिकी का रहा है 7.20%। और चौथा जो है वो मत्स्य का रहा है 0.39%। तो ये सारी चीजें जो है ये कृषि के उप क्षेत्र है। और इन उप क्षेत्रों का जो जीएसडीपी में प्रतिशत है वो हमें याद रखना है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब नेक्स्ट में हम चलते हैं भू उपयोग। अब देखिए सबसे पहले राजस्थान की जो कुल क्षेत्रफल है उसको हम देखेंगे। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है, भूमि उपयोग के बारे में यहाँ पे दे रखे हैं, और सभी अपने को याद करने की जरूरत नहीं है। हम 4 टॉपर्स जो है उनको याद रखेंगे और टोटल को याद रखेंगे। तो सबसे पहले कुल जो भू क्षेत्र है वो कुल भू क्षेत्र है 342.89 लाख हेक्टर। 342.89 लाख हेक्टर राजस्थान की जो भूमि है उसका जो कुल क्षेत्र है वो कितना है? 342.89 लाख हेक्टर। ठीक है, ये गलत लिख रहा है, 342.89 लाख हेक्टर। सबसे पहली चीज आपको याद रखनी है। अब उसके बाद में हमें याद रखनी है कि अलग अलग जो प्रकार है कृषि के उसमें सबसे ज्यादा कौन सा है। तो सबसे ज्यादा देखो ये है 52.34%। और 52.34% कौन सा है? ये शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल। राजस्थान का जो भू उपयोग में हम बात कर रहे हैं, जो क्षेत्रफल है वो 342.89 लाख हेक्टर है। उसमें से 52.34% 52.34% हिस्सा जो है वो किसका है? शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल का है। और ये अगर हम हेक्टर में देखें
तो 179.48 लाख हेक्टेयर है। कितना है? 179.48 लाख, यानी कुल 342.89 लाख हेक्टेयर में से 179.48 लाख हेक्टेयर यानी 52.34% हिस्सा जो है वो राजस्थान की भूमि का शुद्ध बोया गया क्षेत्र है। तो पहले नंबर पे आ गया शुद्ध बोया गया क्षेत्र। ठीक है, सेकंड में हम बात करेंगे तो सेकंड में ये देखो, यह है 10.87%, 10.87%। और ये कौन सा है? ये बंजर भूमि। 10.87% जो है वो क्या है? बंजर भूमि वाला है। तो इसका क्षेत्रफल अगर हम देखें तो 32.27 लाख हेक्टेयर, ये सभी लाख में है। दूसरे नंबर पे है बंजर भूमि और इसका क्षेत्रफल है 32.27 लाख हेक्टेयर। तीसरे नंबर की अगर हम बात करें तो तीसरे नंबर पे आ रहा है वानिकी। तीसरे नंबर पे क्या आ रहा है? वानिकी। 8.08%, 8.08%, यहाँ 10.87 था, यह है 8.08%। और अगर हम क्षेत्रफल की बात कर लें तो 27.72 लाख हेक्टेयर है। ये भी लाख हेक्टेयर में, सभी लाख में है, ध्यान रखना। ठीक है, तो तीसरा नंबर वानिकी का हुआ। चौथा नंबर जो है वो हो गया अपना किसका? 6.91% के साथ है, 6.91% के साथ है ऊसर तथा कृषि अयोग्य भूमि। 23.67 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल जो है इसका है, 23.67 लाख हेक्टेयर। तो ये होगी अपने राजस्थान की भू उपयोग सांख्यिकी। एक बार फिर से हम इसको शॉर्ट में देख लेते हैं कि इसका कुल जो क्षेत्रफल है वो 342.89 लाख हेक्टेयर है। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल है जो 52.34% है। ठीक है, अगर क्षेत्रफल में बात करें तो 179.48 लाख हेक्टेयर हिस्सा उसका शुद्ध बोया गया है। ठीक है, सेकंड में हम बात करें तो 10.87% हिस्सा जो है वो बंजर भूमि का है। और अगर हेक्टेयर में बात करें तो 32.27 लाख हेक्टेयर ये क्षेत्रफल आता है। ठीक है, थर्ड में हम चलते हैं तो तीसरा नंबर आता है 8.08% के साथ वानिकी का 27.72 लाख हेक्टेयर इसमें आता है। और चौथे नंबर पे आती है उत्तर तथा कृषि अयोग्य भूमि 6.91%, 23.67 लाख हेक्टेयर। तो चारों आपको याद रखना है, पहले शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल, दूसरा बंजर भूमि, तीसरा वानिकी और चौथा उत्तर तथा कृषि अयोग्य भूमि। देखिए जब परीक्षा में पूछा जाता है तो इसमें बहुत ज्यादा बार बढ़ते क्रम में घटते क्रम में सीक्वेंस पूछ लिया जाता है। वहां हमें सारे डेटा तो याद नहीं होते, लेकिन अगर हम इस तरह से पहले से इसको बना के चलते हैं तो आराम से हमें वो सीक्वेंस याद हो सकता है। ठीक है, तो राजस्थान की जो भू उपयोग है उसके बारे में हमें ये सीक्वेंस याद रखना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट में हम चलते हैं। नेक्स्ट में प्रचालित जोत धारक। देखिए जो कृषि गणना है वो प्रत्येक 5 साल से होती है। 2010-11 में हुई थी और फिर 15-16 में हुई। उसके बाद में अभी तक कृषि गणना के आंकड़े नहीं आए। तो यहाँ हम उसी की बात करेंगे कि प्रचालित जो भूमि जोत है वो 10-11 में थी 68.88 लाख। कितनी थी? 68। संख्या की बात कर रहे हैं, ये क्या है? 68.88 लाख क्या है? क्षेत्रफल नहीं है बल्कि क्या है? संख्या। 10-11 में थी प्रचालित जो जोत धारक हैं, जो जोत है उनकी संख्या थी 68.88 लाख, जो अब बढ़ के हो गई 76.55 लाख। कितनी हो गई? 76.55 लाख का भी 2015-16 की जो कृषि गणना है उसके अंतर्गत। तो इस तरह से टोटल 11.14% की वृद्धि जो है इसमें देखी गई है। 11.14% की प्रोग्रेस जो है वो इसमें रही है। आप एक बार फिर से देख लिए, 68.88 थी, बढ़ के हो गई 76.55, तो 11.14% की इसमें प्रोग्रेस हुई। अब कैसे हुई 11.14%? जमीन तो उतनी थी, लेकिन क्या हुआ कि ये जो जोत थी इनके आकार में क्या है? इनके क्या हो गए? टुकड़े हो गए और इनके आकार में क्या हो गई? कमी हो गई। तो जो बड़ी जोत थी वो छोटी हो गई, 2 भागों में विभाजित हो गई और 2 भागों में विभाजित होने से इनकी संख्या में क्या हो गया? इजाफा हो गया। और इस तरह से 11.14% क्षेत्र जो है वो वृद्धि जोतों में रही। अब ये लिखा है बड़े आकार की भू जोतों में 11.14% की कमी दर्ज की गई। अब यहाँ पे देखो जो हमने बात की कि भाई जो क्षेत्रफल जो था वो तो सेम था, तो फिर बड़ी कैसे? तो जो बड़े आकार की जो जोतें थी, जो वृहद आकार की जोतें थी, अभी हम बात करेंगे 5 प्रकार के होते हैं। तो जो वृहद आकार की जोतें थी उनमें क्या हो गया? 11.14% की कमी हो गई, तो इनकी संख्या में 11.14% की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। ध्यान रखिए 68.88 से बढ़ के 76.55 लाख हो गई, जो 11.14% की वृद्धि दर्शाती है। और ये 11.14% की कमी किसमें हुई? जो बड़े आकार की जोतें हैं उनमें ये 11.14% की क्या हो गई? कमी होगी। अब हम अगर जोतों के आकार को देखें, भू जोतों के आकार की अगर हम बात करें तो 5 प्रकार यहाँ पे देखें: सीमांत, लघु, अर्ध मध्यम, मध्यम और
वृत्त। ठीक है, सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए कि जिसके पास 1 हेक्टर से कम भूमि है वो क्या कहलाता है, सीमांत कहलाता है। अगर 1 से लेकर 2 हेक्टर तक है तो वो कहलाता है लघु, 2 से लेकर 4 तक है तो वो क्या कहलाता है, अर्ध मध्यम, 4 से लेकर 10 तक का है तो वो कहलाता है मध्यम, और अगर 10 से ज्यादा है तो वो कहलाता है वृत्त। सबसे पहले तो आपको ये क्राइटेरिया पता होना चाहिए कि सीमांत किसान कौन होता है, लघु किसान कौन होता है, अर्ध मध्यम किसको कहते हैं, मध्यम और वृत्त किसको कहते हैं। तो एक बार फिर से ध्यान देखिए, 1 हेक्टर से कम भूमि अगर किसी किसान के पास है तो वो क्या कहलाएगा, सीमांत कृषक। सबसे छोटा कृषक वही होता है। ठीक है, 1 से लेकर 2 हेक्टर तक, 1 हेक्टर से ज्यादा है लेकिन 2 हेक्टर से कम है तो वो कहलाएगा लघु कृषक। ठीक है, अगर 2 से लेकर 4 हेक्टर तक भूमि है तो वो कहलाएगा अर्ध मध्यम। ठीक है, और 4 से लेकर अगर 10 हेक्टर तक भूमि है तो वो कहलाएगा मध्यम, और 10 हेक्टर से ज्यादा अगर उसके पास भूमि है तो वो वृहद किसान कहलाएगा। सबसे पहली चीज तो आपको ये क्राइटेरिया याद होना चाहिए, क्योंकि ये होगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। अब जो टोटल जो 76.55 लाख के जो जोते हैं, उन 76.55 लाख में इन सभी की अलग अलग हिस्सेदारियां, अलग अलग परसेंट है। तो सबसे ज्यादा 40.12% जो है वो क्या है, 40.12% तो क्या है, सीमांत कृषक है। 21.90% है वो लघु कृषक है, 18.50% है वो अर्ध मध्यम है, और 14.79% है वो मध्यम है, और सबसे कम है 4.36% वो क्या है, यानी बड़े आकार के, जो बड़े 10 हेक्टर से अधिक भूमि वाले किसान हैं, बड़े कृषक जिनको हम कह सकते हैं। एक बार फिर से याद रखने के लिए याद रखिए इसको कि सबसे ज्यादा कौन से है, सीमांत 40.12%, दूसरा नंबर 21.90% लघु, तीसरा 18.50% अर्ध मध्यम, फिर 14.79% मध्यम, और बड़े आकार के जो किसान है वो है 4.36%। कितने हैं, 4.36%। अब अगर हम आगे देखते हैं, देखिए ये तो संख्या के आधार पे था, अब है क्षेत्रफल के आधार पर। अगर हम डिस्कस करेंगे कि क्षेत्रफल को, कि जो प्रचलित जोत धारक हैं उनके क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो वही 2010-11 की जनगणना में 211.36 लाख हेक्टर था, 211.36 लाख हेक्टर था। देखिए कुल अगर क्षेत्रफल की बात होती है ना राजस्थान के कुल क्षेत्रफल की, तो 342.89 लाख हेक्टर। ठीक है, 342.89 लाख हेक्टर। लेकिन यहाँ पे किसकी बात हो रही है, सिर्फ प्रचलित जोत धारक की बात हो रही है। कृषि योग्य भूमि जो 52 कुछ परसेंट ही अभी हमने बात करी, 179 कुछ लाख हेक्टर है। तो 2010-11 में ये था 211.36 लाख हेक्टर, 211.36 लाख हेक्टर था। लेकिन 15-16 में ये घटा, और घट के कितना हो गया, 208.73 लाख हेक्टर हो गया। प्रचलित जोत धारक में अगर क्षेत्रफल की हम बात करें तो 211.36 लाख हेक्टर था, जो 2015-16 में घटा, और घट के हो गया कितना, 208.73 लाख हेक्टर। यानी ये जो था इसमें 1.24% की क्या हो गई, कमी होगी, 1.24% की कमी होगी। अब ये कमी कैसे होगी, जैसे ये जो क्षेत्र था उसमें किसी ने मकान बना लिया, सड़क बन गई, या अन्य किसी प्रयोजन में ये यूज होने लग गया, परिणाम स्वरूप कृषि का क्षेत्रफल घट गया, और इस तरह से 211.36 लाख हेक्टर से घट के 208.73 लाख हेक्टर हो गया। ये 2015-16 की कृषि गणना की हम बात कर रहे हैं, उसके बाद के आंकड़े नहीं आए। तो 1.24% क्षेत्रफल में 1.24% की क्या हुई, कमी हुई, लेकिन संख्या में 11.14% की क्या हुई, वृद्धि हुई। अभी हमने पीछे बात की है 76.55 लाख हुआ ना, संख्या में तो क्या हुई, 11.14% की वृद्धि, बढ़ोतरी हुई, लेकिन क्षेत्रफल में 1.24% की क्या हुई, कमी हुई। ठीक है, अगर हम औसत आकार की बात करें 15-16 की, तो 2.73 हेक्टर। ठीक है, एक जो भूमि जोत है उसका औसत आकार 2.73 हेक्टर था 15-16 में, जबकि 10-11 में 3.07 हेक्टर था, 3.07 हेक्टर था। तो कुल मिलाकर 11.07% की इसमें भी क्या हो गई, कमी हो गई। तो औसत आकार में क्या हुई, सिर्फ संख्या में बढ़ोतरी हुई, क्षेत्रफल में कमी हुई, और जो औसत आकार है उसमें क्या हुई, कमी हुई। तो आपको मेन तो 2.73 तो याद रखना ही रखना है, क्योंकि करंट डेटा है,
15-16 की जनगणना का उसकी कृषि गणना का डाटा है, तो ये ज्यादा पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि संख्या में वृद्धि हुई है और क्षेत्रफल में 1.24% की कमी हुई, वही 11.07% की कमी किसमें हुई है, भूमि जोतों का जो औसत आकार है, औसत आकार के अंदर 2.73 हेक्टेयर रहा, जो पहले 3.07 हेक्टेयर था, तो 11.07% की इसमें क्या हुई, कमी होगी। ये चीज हमें अच्छी तरह से याद रखनी है। नेक्स्ट में हम चलते हैं। देखिए एक इससे रिलेटेड एक चीज और बनती है कि महिला जोत धारक, प्रचलित जोत धारक में सब आ गया, और महिला जोत धारकों में ऐसी जोत की हम बात यहाँ पे करेंगे जो महिलाओं के नाम, तो वही 15-16 के अनुसार कुल महिला प्रचलित भूमि जोतों की संख्या जो है वो कितनी थी, 7.75 लाख। कितनी है, 7.75 लाख है, जबकि 10-11 में ये कितनी थी, 5.46 लाख। अब आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा वृद्धि 41.94% की इसमें क्या हो गई है, वृद्धि हो गई। 10-11 में 5.46 लाख थी, जो अब बढ़ के होगी 7.75 लाख। तो 41.94% की महिलाओं के नाम जो जमीन है उसमें 41.94% की प्रोग्रेस वृद्धि जो है वो देखी गई है। ठीक है, अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, महिला जोत धारकों के भूमि जोतों के क्षेत्रफल की हम बात करें तो 13.30 लाख हेक्टेयर था 10-11 में, जो अब बढ़ के हो गया 16.55 लाख हेक्टेयर, यानी 24.44% की इसमें भी क्या होगी, वृद्धि होगी। तो आपको ध्यान रखना है कि महिलाओं के जो बात हम कर रहे हैं तो उसमें संख्या में भी वृद्धि हुई है और उसके क्षेत्रफल में भी क्या हुई है, वृद्धि हुई है। लेकिन कंप्लीट की अगर हम बात करें तो कंप्लीट में संख्या में वृद्धि हुई है लेकिन क्षेत्रफल में कमी हुई है, और औसत जो आकार है जो 3.07 था वो 2.73 हेक्टेयर हो गया, उसमें भी क्या हुई है, कमी हुई है 11.04% की। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर से देख लीजिए कि 10-11 में महिला जोतों की कुल संख्या 5.46 लाख थी, जो बढ़ के 7.75 हो गई, 41.94% की इसमें प्रोग्रेस हुई है। 10-11 की हम बात करें क्षेत्रफल की तो 13.30 लाख हेक्टेयर था, जो बढ़ के 16.55 लाख हेक्टेयर हो गया, तो इसमें 24.44% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। नेक्स्ट में हम चलते हैं। अब अगला टॉपिक अपना आता है, ये हमने भूमि उपयोग की बात कर ली, पहले जीएसवीए की बात कर ली, फिर क्षेत्रों की बात कर ली। अगला टॉपिक अपना आता है कृषि उत्पादन। देखिए कृषि उत्पादन से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो भी सामान्य तौर पे जो मेन फैक्ट पूछे जाते हैं उन पे हम डिस्कस यहाँ पे कर रहे हैं। सबसे पहले हमें याद रखना है कि 22-23 का जो ये है उसमें खाद्यान्न का कुल उत्पादन कितना हुआ, तो आपको ध्यान रखना 253.99 लाख मैट्रिक टन, 253.99 कुल खाद्यान्न उत्पादन 22-23 में 253.99 लाख मैट्रिक टन हुआ, जबकि 21-22 में ये था 231.52 लाख मैट्रिक टन। इसका मतलब अब की बार जो खाद्यान्न उत्पादन है उसमें क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है, और ये बढ़ोतरी है 9.71% की, 9.71%। सबसे मोस्ट चीज आपको ये रखनी है क्योंकि ज्यादातर पूछा जाता है खाद्यान्न उत्पादन, खरीफ उत्पादन में वो सारी चीजें नहीं पूछी जाती, कम पूछी जाती है, लेकिन खाद्यान्न उत्पादन तो हमें याद होना ही चाहिए कि 22-23 में 253.99 लाख मैट्रिक टन हुआ है, जबकि 21-22 में ये हुआ था 231.52 लाख मैट्रिक टन। तो टोटल 9.71% की इसमें क्या होगी, वृद्धि होगी, 9.71% की इसमें प्रोग्रेस हो गई। ठीक है, अगर वर्ष 22-23 में खरीफ उत्पादन की हम बात करें, देखिए फिर ये जो खाद्यान्न उत्पादन है इस खाद्यान्न उत्पादन को दो भागों में विभाजित किया जाता है, एक खरीफ उत्पादन और दूसरा होता है अपना रबी उत्पादन। मतलब एक सर्दी का मौसम और एक गर्मी का मौसम, दोनों में खाद्यान्न उत्पादन होता है, तो अलग अलग टुकड़े इससे कर लिए जाते हैं। टोटल खाद्यान्न उत्पादन है वो 253.99 लाख और 9.71% की वृद्धि है। खरीफ उत्पादन की हम बात करें तो 97.98 लाख मैट्रिक टन हुआ, और जबकि पिछली बार ये हुआ था 85.82 लाख मैट्रिक टन, यानी 14.17% की इसमें क्या हुई है, वृद्धि हुई है। वहीं अगर रबी उत्पादन की हम बात करें, रबी में खाद्यान्न उत्पादन की बात करें तो 156.01 लाख मैट्रिक टन है, जो पिछली बार था 145.70 लाख मैट्रिक टन, यानी 7.08% की इसमें क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो कुल मिलाकर आपको ये ध्यान रखना है कि कृषि उत्पादन के अंदर कुल खाद्यान्न उत्पादन को दो पार्ट में हमने डिवाइड किया है, एक खरीफ उत्पादन और एक रबी उत्पादन, और तीनों में ही जो चाहे कुल हो, चाहे खरीफ उत्पादन हो, चाहे रबी उत्पादन हो, तीनों में ही क्या हुई है, प्रोग्रेस हुई है। लेकिन आपको मेनली अगर आपको याद रखना है तो ये चीज तो आपको याद रखनी ही रखनी है, खरीफ और रबी अगर आप नहीं रखोगे तो भी
चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट में हम चलते हैं। इसी चीज को हमने टेबल में यहाँ पे देखा है कि कुल खाद्यान्न उत्पादन की हमने बात की है, 231.52 लाख मैट्रिक टन था पिछली बार, जो अब की बार 253.99 लाख मैट्रिक टन रहने का अनुमान है। 9.71% की ये क्या बता रहा है, वृद्धि बता रहा है। यही आपको मेन चीज ध्यान रखनी है। बाकी अगर हम दलहन की बात करें तो 40.52 लाख मैट्रिक टन था, जो अब बढ़ के हो गया 47.42। तो इसमें भी क्या हुई है, वृद्धि हुई है, 40.52 से हो गई दलहन कितना हो गया 47.42। अगर तिलहन की हम बात करें तो तिलहन 102.68 लाख मैट्रिक टन था, जो घट के हो गया 99.78। तो इसमें तिलहन की का जो उत्पादन है उसमें क्या दर्ज की गई है, कमी दर्ज की गई है। इसी तरह से गन्ना जो है वो 3.21 से घट के 2.18 हो गया। वही जो रुई कपास है 24.82 से घट के 25 बढ़ के 25.53 हो गया। तो गन्ना और तिलहन ये दो चीजें ऐसे हैं जिनमें क्या दर्ज की गई है, कमी दर्ज की गई है। अपने को मेनली जो याद रखना है वो मेन अपने को 253.99 लाख मैट्रिक टन 9.71% की वृद्धि के साथ कुल खाद्यान्न को याद रखना है। अब नेक्स्ट में हम चलते हैं राज्य के कृषि जलवायु क्षेत्र। देखिए यहाँ पे अलग अलग कृषि जलवायु, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान में जो कृषि जलवायु क्षेत्र है वो टोटल कितने हैं, 10 है। राजस्थान को 10 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो किस क्षेत्र में कौन से जिले, वैसे 5 भाग है, इसके 5 भाग है और उनको अलग अलग पार्ट में, जैसे पहले को फर्स्ट को 3 पार्टों में विभाजित किया गया। तो ऐसे करके टोटल 10 है। तो 10 कृषि जलवायु जोन है और इन 10 कृषि जलवायु जोन में कौन सी फसलें हो रही है अच्छी, रबी में कौन सी बोई जाती है, खरीफ में कौन सी बोई जाती है, ये सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है। तो हम यहाँ पे इन फसलों के बारे में इतनी डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इस टाइप से नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये जरूर पूछा जाता है कि जलवायु क्षेत्र, कृषि जलवायु जोन और उसके अंदर कौन कौन से जिले शामिल हैं। 2013 है उसका जो मेंस है, RS 2013 के मेंस के अंदर डायरेक्ट 10 नंबर का क्वेश्चन आया था और उसमें यही पूछा था कि राजस्थान के कृषि जलवायु जोन जो है, कृषि जलवायु क्षेत्रों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। कृषि जलवायु क्षेत्रों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, 10 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन था वो। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पश्चिमी राजस्थान है, तो शुष्क फर्स्ट नंबर का है, शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, और इसके अंदर बाड़मेर और जोधपुर जिला शामिल किया जाता है। फिर जो पश्चिमी राजस्थान का उसके उत्तरी भाग की हम बात कर लेते हैं, तो उत्तरी पश्चिमी सिंचित मैदानी क्षेत्र, तो उत्तरी पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में गंगानगर और हनुमानगढ़ को शामिल किया जाता है। फिर तीसरा आता है अति शुष्क आंशिक सिंचित पश्चिमी मैदानी क्षेत्र यानी 1C, तो बीकानेर, जैसलमेर एवं चूरू को इसमें शामिल किया। तो देखिए जो पश्चिमी राजस्थान जो भाग है उसके उन्होंने 3 पार्ट कर दिया, यानी फर्स्ट को 3 पार्टों में कर दिया, A, B और C। ए में बाड़मेर जोधपुर आ गया, बी में गंगानगर हनुमानगढ़ आ गया जो सिंचित क्षेत्र है, और सी के अंदर जो है वो अति शुष्क यानी सबसे ज्यादा जो सूखा रहता है वो कौन सा है, जैसलमेर, बीकानेर और चूरू का क्षेत्र, वो इसमें शामिल कर लिया गया। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। तो अगला अंतःस्थलीय जलोत्सरण के अंतर्वर्ती मैदान का क्षेत्र यानी सेकंड A की हम बात करें तो जो अंतःस्थलीय क्षेत्र जिसमें नागौर है, सीकर है, झुंझुनू, चूरू जिले के कुछ भाग शामिल हैं। इसी तरह से लूनी नदी का अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र जिसको सेकंड B नाम दिया गया है, जहां लूनी नदी बहती है, जालोर, पाली, सिरोही और जोधपुर जिले का भाग इसमें शामिल किया गया है। तो फर्स्ट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, सेकंड को 2 पार्ट में यहाँ पे इन्होंने डिवाइड किया है। ठीक है, आगे हम चलते हैं थर्ड में। तो थर्ड है अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान, पश्चिमी भाग हो गया, राजस्थान के बीच का भाग हो गया, अब है पूर्वी मैदानी क्षेत्र। तो पूर्वी मैदानी क्षेत्र में थर्ड A और थर्ड B 2 में किया गया। तो अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र जिसमें जयपुर, अजमेर, दौसा और टोंक को शामिल किया गया। उसके बाद में बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी क्षेत्र जिसको थर्ड B नाम दिया गया, इसमें अलवर, धौलपुर, भरतपुर, करौली और सवाई माधोपुर, अलवर, धौलपुर, भरतपुर, करौली और सवाई माधोपुर को शामिल किया गया है। इसके बाद हम तीसरे की बात करें, ये देखो तीसरा हो गया, तीसरे को 2 में डिवाइड कर दिया। फिर हम चौथे की बात करें तो चौथा है अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदान यानी जो दक्षिण का जो राजस्थान है उसकी यहाँ पे बात हो रही है। तो अर्ध आर्द्र क्षेत्र है यानी
पूरी तरह से आर्द्र क्षेत्र नहीं कह सकते, अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र जिसमें भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़, उदयपुर और सिरोही जिले के भाग हैं। फिर इसको बी पार्ट में आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र जहाँ पे बहुत अच्छी बरसात होती है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़ और उदयपुर। और सबसे अंत में आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र। और ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र आ गया कौन सा, अपना जो हाड़ौती वाला क्षेत्र है, यानी कोटा, झालावाड़, बूंदी, बारां, सवाई माधोपुर जिले के। तो कुल मिलाकर 5 पार्ट हैं और 5 पार्टों को अलग अलग डिवाइड करके टोटल 10 कृषि जलवायु जोन बनाए गए। ये चीज तो हमें याद रखनी है कि टोटल कृषि जलवायु जोन कितने हैं। अब हम फसलों की अगर हम बात करें तो हमें ध्यान रखना है कि बरसात के अनुसार जैसी बारिश होती है उस बारिश के अनुसार फसलें होती है। तो हम इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, हम अंदाजा लगा सकते हैं कि मैदानी क्षेत्र है तो वहाँ ज्वार बाजरा होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं। हमें मेनली जो याद रखना है वो राजस्थान के कृषि जलवायु जोनों के नाम याद रखने हैं और 10 हैं, ये संख्या हमें याद रखनी है। तो ये जो था वो अब तक हमने बात करी राजस्थान के कृषि जलवायु जोन की, GSBA की बात करी, प्रचलित भूमि जोत धारक की बात करी। अब हम कृषि के क्षेत्र में जो विभाग द्वारा योजनाएं संचालित की जा रही है उन योजनाओं को हमें एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली योजना है मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना। देखिए इस योजना के उद्देश्य की हम बात करते हैं तो कृषकों द्वारा स्वयं के खेतों में अच्छी किस्म के बीजों का निर्माण को बढ़ावा देना, क्योंकि योजनाओं से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो योजना है इसका टारगेट क्या है कि जो किसान है वो खुद के खेत में, स्वयं के खेत में अच्छी किस्म के जो बीज हैं उनके निर्माण कर सके और इसको बढ़ावा देने के लिए ये किया जा रहा है। सबसे पहले ये जो योजना थी इनको 3 कृषि जलवायु खंडों में लागू किया गया था। अब टोटल कितने हैं, हमने अभी पीछे बात करी है 10 है। तो शुरुआत इसकी किससे की गई थी, 3 में। कौन कौन से, कोटा, भीलवाड़ा और उदयपुर जिलों की बात करें तो भी 3 जिले थे और अलग अलग जो थे 3 कृषि जलवायु खंडों में इसको शुरू किया गया था। लेकिन 18-19 से इसको बढ़ाया गया और अब राजस्थान के सभी 10 कृषि जलवायु खंडों में इसको लागू किया गया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना का जो टारगेट है वो ये है कि लोग जो है वो अपनी खेत में अच्छी किस्म के बीज पैदा कर सके। और इसमें क्या होता है कि इसमें गेहूं, जौ, चना, ज्वार, सोयाबीन, मूंग, मोठ, मूंगफली और उड़द, इन सब की जो है 10 वर्ष से कम अवधि की पुरानी जो किस्में हैं उनके बीजों का उत्पादन शामिल किया गया है। किसानों को इंसेंटिव दिया जाता है और वो बीज उत्पादन में करते हैं, ठीक है। ये मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना। अगली है कृषि शिक्षा में अध्ययनरत छात्राओं को प्रोत्साहन राशि। देखिए जो छात्राएं कृषि शिक्षा में अध्ययन कर रही हैं, एग्रीकल्चर लेकर अध्ययन कर रही है, उनको सरकार प्रोत्साहन राशि दे रही है। अगर उच्च माध्यमिक है तो 5,000 रुपए मिलते हैं, अगर स्नातक और स्नातकोत्तर कर रहे हैं तो 12,000 रुपए मिलते हैं, और PhD अगर कर रहे हैं तो 15,000 रुपए की राशि इसमें दी जाती है। यहाँ आप इसको थोड़ा चेंज करना है कि जो बजट 2022-23 सॉरी 23-24 जो है वर्तमान जो बजट आया, इस बजट में इन्होंने क्या किया कि इसमें कोई संशोधन कर दिया। बजट में इन्होंने 23-24 में क्या किया कि ये 5,000 की राशि को बढ़ा के जो है वो कर दिया 15,000, इस 12,000 को बढ़ा के कर दिया 25,000 और इस 15,000 को बढ़ा के कर दिया 40,000। तो अब अगर जो अध्ययनरत जो छात्राएं हैं उनको 15,000 मिलेंगे अगर वो 12th में कर रहे हैं। यदि वो BA या MA कर रहे हैं तो 25,000 मिलेंगे, और अगर वो PhD कर रहे हैं तो 40,000 की राशि जो दी जाएगी। पर ये किस में की गई है, बजट 23-24 में इसमें संशोधन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट में हम चलते हैं, तारबंदी द्वारा फसल सुरक्षा हेतु अनुदान। सरकार जो है वो नील गाय और आवारा पशुओं से जो किसान है उनकी फसलों को बचाने के लिए ये योजना शुरू की गई है। अब ये देखिए सरकार ने जो पिछली बार 2022-23 के अंदर जो बजट पास किया था उस बजट में अलग से कृषि बजट जारी किया गया था। क्या किया गया था, कृषि बजट। और इस कृषि बजट के अंदर उन्होंने एक मिशन शुरू किया गया था, अलग अलग 11 मिशन थे टोटल। तो उन्होंने एक मिशन किया था जिसका नाम था फसल सुरक्षा मिशन। क्या नाम था, फसल सुरक्षा मिशन। और इसी मिशन के तहत जो है वो किसानों द्वारा तारबंदी करने पर सरकार जो है वो अनुदान देती है। सबसे पहले चीज ध्यान रखनी है कि व्यक्तिगत कृषक और कृषक समूह दोनों को जो है इसमें राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन के तहत
अनुदान देय है। यानी अगर 2-3 कृषक मिलकर काम करते हैं तो उनको भी है, और अगर व्यक्तिगत रूप से कोई लगाना चाहता है तो उसको भी अनुदान देय है। लघु और सीमांत कृषक, यदि हमने अभी बात की सीमांत कौन सा होता है 1 से कम, और लघु कौन सा होता है 1 से 2 हेक्टेयर वाला। अगर वो ये करते हैं तो 60%, उनकी जो लागत है उसका 60% या अधिकतम 48,000 कितनी अनुदान मिलता है, या तो उनकी जो एक्चुअल लागत है उसका 60% मिलेगा, या फिर 48,000 यानी 48,000 रुपए जो है वो उसको अनुदान देय होगा। लेकिन लघु और सीमांत कृषक के अलावा जो अन्य कृषक हैं, अर्ध मध्यम है, वृद्ध है, तो वो अगर करते हैं तो उनको 50% या अधिकतम 40,000 की राशि मिलती है, और एक कृषक 400 रनिंग मीटर की सीमा तक अनुदान दे, यानी एक जो किसान है उसको 400 रनिंग मीटर 400 मीटर तक जो है वो तारबंदी कर सकता है एक किसान के लिए। तो ये 2-3 फैक्ट आपको याद रखने हैं कि लघु और सीमांत कृषक है उसके लिए 60% और अधिकतम 48,000, और जो दूसरे किसान है उनके लिए 50% और अधिकतम 40,000 है। एक कृषक के लिए 400 रनिंग मीटर है। और अगर आप क्षेत्रफल की बात रखना चाहिए तो 1.5 हेक्टर, अगर एक किसान मिलकर ये लगाना चाहता है तो 1.5 हेक्टर जमीन जो है वो कम से कम उसके पास होनी चाहिए। 1.5 हेक्टर जमीन में तारबंदी के लिए वो व्यक्तिगत रूप से भी आवेदन कर सकता है। अगर इससे कम है तो वो कृषकों का समूह मिलकर 2-3 कृषक आपस में मिलकर भी ये काम कर सकते हैं। नेक्स्ट में है राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन। देखिए बजट 22-23 में सरकार के द्वारा इसको लागू किया गया। इसमें क्या है कि कृषि कार्य में लगे हुए 2 लाख भूमिहीन श्रमिकों, देखिए कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास स्वयं की भूमि नहीं है, वो जो भूमिहीन श्रमिक हैं उन श्रमिकों को हस्तचालित कृषि यंत्र, हाथ से जैसे गैती है, फावड़ा है, तगारी है, ठीक है, ऐसे औजार जो हाथ से चलाए जाते हैं और कृषि में यूज होते हैं, उनको खरीदने के लिए 5,000 रुपए प्रति परिवार अनुदान देना प्रस्तावित किया गया। वर्तमान में ये राशि आवंटित की जा रही है, ठीक है। तो यह राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन, यानी जो किसान भूमिहीन है और कृषि का काम करते हैं उनके परिवार को हस्तचालित कृषि संयंत्र खरीदने के लिए 5,000 रुपए प्रति परिवार अनुदान सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। 22-23 के बजट में इसकी घोषणा की गई है। नेक्स्ट में है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM। देखिए जब से राष्ट्रीय नाम है तो सेंटर की स्कीम है। 2007-8 में राज्य में गेहूं व दलहन पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन प्रारंभ किया गया था। सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखनी है 7-8 में शुरू किया गया और गेहूं और दलहन पे किया गया। इसमें सेंटर और स्टेट का जो फंडिंग है पैटर्न है वो 60-40 है, 60-40 के रेशो में, यानी 60 पैसे सेंटर से आते हैं तो 40% राज्य सरकार द्वारा दिए जाते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, प्रमाणित बीजों का वितरण। ये जो गेहूं और दलहन के लिए जो किया गया है, इसमें इस मिशन में प्रमाणित जो बीज हैं, जो अच्छे बीज हैं, उनका किसानों को वितरण किया जाता है। उन्नत उत्पादन तकनीकी का प्रदर्शन, और उनको जो डेवलप तकनीकी है, उन्नत उत्पादन तकनीकी है, उनको किसानों को दिखाई जाती है। जैविक खाद है, सूक्ष्म तत्व, जिप्सम, समन्वित कीट प्रबंधन, यानी कीटों के बचाव के लिए समन्वित प्रबंधन जो है उसके बारे में, कृषि यंत्रों, हमारा पंप सेट, सिंचाई जल हेतु पाइपलाइन और फसल आधारित प्रशिक्षण द्वारा किसानों को सहयोग देना महत्वपूर्ण कार्य, और फसल आधारित प्रशिक्षण भी उनको प्रदान किया जाता है। इस तरह से अलग अलग टाइप से, यानी कैसे भी करके जो है उनके उत्पादन में वृद्धि हो, उनकी इनकम में वृद्धि हो, इसके लिए उन्हें अलग अलग प्रकार से ट्रेनिंग दी जाती है और उनको सहयोग किया जाता है। अब NFSM गेहूं के लिए, अगर हम यहाँ में याद रखने वाली चीज है कि गेहूं के लिए हमने 2 चीजें की, गेहूं और दाल की बात करी, तो गेहूं के लिए 14 जिलों में ये चालू किया गया था। 2010-11 में राज्य के सभी 33 जिलों में NFSM दलहन से को शामिल कर लिया। देखिए 2010-11 में हमने पहले पढ़ा कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत 2007-8 में हुई थी। 2007-8 में गेहूं और दाल, 2007-8 में गेहूं और दाल दोनों के लिए हुई, 2 चीजों के लिए, गेहूं के लिए और दाल के लिए, ठीक है। तो गेहूं के लिए तो 14 जिलों में ये लागू है। राजस्थान के कितने जिलों में लागू है, जिले याद रखने में, नाम याद रखने की जरूरत नहीं, संख्या याद रखनी है, 14 जिलों में लागू है। लेकिन 10 से 11 से सरकार ने क्या किया कि जो NFSM जो दलहन है उसको सभी 33 जिलों में लागू कर दिया, तो आपको जिले जो है वो याद रखने की आवश्यकता नहीं रही। अब उसके बाद में NFSM मोटा अनाज, और मोटे अनाज में भी कौन सा, मक्का।
तो मक्के के लिए कितने जिलों को लागू किया गया? 5 जिलों में लागू किया गया। मक्का कितने जिलों में लागू किया गया? 5 जिलों में। देखिए 5 जिले वो हैं जहां पे मक्का का उत्पादन होता है, जैसे बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, चित्तौड़, डूंगरपुर और उदयपुर। ये वो क्षेत्र हैं जहां बहुतायत मक्का बोया जाता है। बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर और उदयपुर। ये किसके लिए? मक्का के लिए। इसलिए मोटे अनाज में जौ के लिए जो है वो 7 जिलों को इसमें शामिल किया गया। इसमें अजमेर, भीलवाड़ा, हनुमानगढ़, जयपुर, नागौर, गंगानगर और सीकर। ठीक है। उसके अलावा अगर हम आगे चलते हैं तो आगे हम देखते हैं एनएफएसएम न्यूट्रिशियल मिशन शुरू किया गया है, 18-19 में प्रारंभ किया गया है। और इसमें ज्वार के लिए कितने जिलों को शामिल किया गया? 10 जिलों को। और बाजरा के लिए 21 जिलों को शामिल किया गया है। तो आपको ये जो मिशन है इसमें आपको याद रखना है कि अलग अलग चीजों के लिए इसमें शामिल किया है। जैसे गेहूं है, गेहूं के लिए 14 जिलों को शामिल किया गया है। इसके बाद में अगर हम दाल की बात करें तो दाल में सभी 33 जिलों को शामिल कर लिया गया है। मक्का के अंदर 7 जिलों को शामिल किया गया है। ज्वार की अगर हम बात करें तो ज्वार के अंदर मक्का के अंदर 5 जिलों को शामिल किया गया है और ज्वार के अंदर 7 जिलों को शामिल किया गया है। ज्वार के अंदर 10 जिलों को शामिल किया गया है। जौ के अंदर 7 जिलों को शामिल किया गया। और बाजरा जो है वो बाजरे के लिए 21 जिलों को शामिल किया, क्योंकि राजस्थान में सभी जिलों में लगभग बाजरा बोया जाता है। तो ये जो डेटा है ये आपको याद रखना है, बाकी इसमें कोई विशेष चीज नहीं है। कि गेहूं के लिए एनएफएसएम जो है, एनएफएसएम मिशन जो है वो गेहूं के लिए 14 जिलों में लागू किया गया है। दाल के लिए 33 जिलों में लागू किया गया है। मक्का के लिए 5 जिले हैं। ज्वार के लिए 10 जिले हैं। जौ के लिए 7 जिले हैं और बाजरा के लिए 2 जिलों में इसको लागू किया गया है। नेक्स्ट में हम चलते हैं। अगला है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम है। सबसे पहले इसकी शुरुआत की अगर हम बात करें तो 2016 में की गई। और 2016 का भी कौन सा जो खरीफ, क्योंकि ये फसल वर्ष की बात करेंगे तो जो खरीफ 2016 वर्ष है उसके अंदर इसकी शुरुआत की गई। इसमें क्या होता है कि खाद्यान्न फसलों, अनाज, मोटा अनाज और दालें, तिलहन और वाणिज्यिक, मतलब 3 प्रकार की फसलें हैं। खाद्यान्न फसलें हैं, तिलहन फसलें हैं, वाणिज्यिक फसलें हैं, बागवानी फसलें, इन सबको इसमें क्या किया गया है? शामिल किया गया है। इसमें क्या होता है? कृषकों से जो प्रीमियम राशि ली जाती है वो अलग अलग प्रकार से ली जा रही है। कैसे ली जा रही है? खरीफ फसल के लिए 2% और रबी की फसल के लिए 1.5% राशि ली जाती है। और अगर वाणिज्यिक या बागवानी फसलें हैं तो उनके लिए 5% राशि लेकर फसलों का बीमा किया जाता है। आपको इसमें जो याद रखने वाली चीज है वो यही है कि खरीफ फसल के लिए 2% राशि ली जाती है, रबी के लिए 1.5% ली जाती है और वाणिज्यिक फसलों के लिए 5% प्रीमियम राशि ली जाती है। और उसके बाद में फसलों का बीमा किया जाता है। और इसमें कटाई के 14 दिन बाद तक का जो समय है, तक के समय को भी इसमें क्या किया जाता है? कवर किया जाता है। यानी फसल कटाई के बाद के नुकसान पे भी यह बीमा देय है। नेक्स्ट में हम चलते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, सूक्ष्म सिंचाई, PMKSY-MI, माइक्रो इरिगेशन। ठीक है। ये देखिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजना है और 60-40 के रेशियो में दोनों के द्वारा जो है वो फंड अलॉटमेंट इसमें किया जाता है। इसमें क्या है कि सरकार सूक्ष्म सिंचाई यंत्रों पर अनुदान दिया जा रहा है और इसका जो नोडल विभाग है वो उद्यानिकी विभाग है। हॉर्टिकल्चर जो है वो इसका क्या है? नोडल विभाग है। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो स्कीम है, इस स्कीम का जो टारगेट है वो जल संरक्षण है। कि माइक्रो इरिगेशन पद्धति, सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का प्रयोग करके के जल को जो है वो सुरक्षित किया जाए। और इसका जो नोडल डिपार्टमेंट है वो आपको मेनली याद रखना है। अगला है सौर ऊर्जा आधारित पंप परियोजना, प्रधानमंत्री कुसुम योजना, कंपोनेंट बी। देखिए सरकार ने एक योजना शुरू की 19-20 में, कुसुम। अभी वो 2019-20 की योजना है, पहले भी आ चुकी है तो ये इतनी फोकस में नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसके जो कंपोनेंट बी जो बहुत महत्वपूर्ण है, इसके 3 कंपोनेंट थे, ए, बी और सी। तो अपने इकोनॉमिक सर्वे में बी कंपोनेंट को काफी हाईलाइट किया है, तो हम बी कंपोनेंट पे डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले तो कुसुम योजना जो है 2019-20 में जारी की गई थी
और सेंट्रल स्कीम है, और इसका जो पूरा नाम है वो है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। प्रधानमंत्री पीएम कुसुम यानी प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। कंपोनेंट बी के अंदर क्या है कि इसमें स्टैंड अलोन सौर ऊर्जा पंप संयंत्र योजना स्थापित की जाती है। यानी वो किसान जो डीजल पंप सेट पे कौन से डीजल पंप सेट पे निर्धारित है उनके लिए जो है वो अलग से संयंत्र लगाए जाते हैं उनके कुओं पर। इसमें 3 HP से लेकर 10 HP क्षमता की, ये क्षमता याद रखनी है, 3 HP से लेकर 10 HP क्षमता तक के सौर ऊर्जा पंप संयंत्रों की स्थापना की जाती है और इसके लिए सरकार के द्वारा अनुदान दिया जाता है। आपको ध्यान रखना है 3 से लेकर 10, लेकिन 3 से 10 की तो क्या की जाती है स्थापना, लेकिन जो अनुदान दिया जाता है वो अनुदान सिर्फ 7.5 HP तक ही दिया जाता है। ये ध्यान रखना है, यहाँ क्या हम गड़बड़ कर देते हैं कि 3 से 10 HP तक क्षमता के जो सौर ऊर्जा संयंत्र है वो स्थापित किए जाते हैं और अधिकतम 7.5 HP क्षमता तक के जो पंप है उन पर अनुदान दिया जाता है। इसके अंदर 60% अनुदान किसान के द्वारा को दिया जाता है, 30% केंद्र देता है और 30% राज्य सरकार देती है। और इसके साथ साथ बैंक से उसको क्या करवा देते हैं 30% का लोन कर दिया जाता है और मात्र 10% जो है वो किसको देना पड़ता है, किसान को देना पड़ता है। ये महत्वपूर्ण चीज हमें ध्यान रखनी है। तो वो किसान जो डीजल पंप सेट पे निर्धारित है उनके लिए अलग से ये स्कीम जो है वो जारी की गई है। इसमें 3 HP से 10 HP तक क्षमता के सौर ऊर्जा पंप संयंत्र स्थापित किए जाते हैं, 7.5 HP तक का अनुदान दिया जाता है और उसके बाद में 60% इसमें अनुदान दिया जाता है, 30% केंद्र से मिलता है, 30% राज्य से मिलता है और 30% बैंक से दिला दिया जाता है लोन और 10% जो है वो किसान को हाथों हाथ देने पड़ते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम। नेक्स्ट में हम चलते हैं कृषि विपणन की हम बात करेंगे। अब देखिए खाद्यान्न की बात हो गई, ठीक है, उसके बाद में कृषि विपणन यानी बेचने की, किसान अपनी खेती में जो उपज पैदा हो रही है उसको बेचेगा, उससे रिलेटेड हम बात यहाँ पे करेंगे। तो एक स्कीम चलती है राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना। ये कृषि विपणन, इसमें सिर्फ कृषि विपणन की नहीं, अगर कृषि से संबंधित कोई भी काम करते हैं, चाहे वो खेत में काम कर रहा है, सिंचाई कर रहा है या बेचने के लिए जा रहा है, तो कृषि विपणन सहित कृषि कार्य के दौरान यदि दुर्घटना के मामले में कृषक खेती और मजदूरों और हमालों को इसमें वित्तीय सहायता उपलब्ध कर दी। यदि मृत्यु हो जाती है तो सरकार के द्वारा 2 लाख रुपए की सहायता उपलब्ध करवाई जाती है, ठीक है। और ये जो सहायता दी जाती है वो कृषक कल्याण कोष से दी जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना। कृषक कल्याण कोष जो है उसके माध्यम से ये सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। और अगर आंशिक रूप से चोट आती है तो भी इसमें 40,000 तक जो है वो सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। अगला है किसान कलेवा योजना। देखिए जैसे इंदिरा रसोई योजना है उसी तरह से जो किसान मंडी में अपनी उपज बेचने आते हैं, किसान मंडी आते हैं किसके लिए, उपज बेचने, तो फिर उनके खाने की व्यवस्था भी होनी चाहिए और सरकार ने इसीलिए ये योजना शुरू की। इसमें 5 रुपए में भरपेट भोजन करवाया जाता है किसानों को, जो मंडी में बेचने आते हैं उनको 5 रुपए में भरपेट भोजन करवाया जाता है, ठीक है। तो किसान कलेवा योजना के अंतर्गत किसको करवाया जाता है भोजन, किसानों को 5 रुपए में भोजन करा। जैसे इंदिरा रसोई योजना है तो उसमें 8 रुपए में, इसमें 5 रुपए में। अगला है महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना 2015। बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम है। इसमें क्या है कि जो मंडी में जो श्रमिक लगे हुए हैं वो उसको कहते हैं अनुज्ञप्तिधारी यानी लाइसेंस युक्त, जो अनुज्ञप्तिधारी जो श्रमिक या हमाल जिसको हम कह सकते हैं लगे हुए हैं उनके लिए ये योजना है। इसमें क्या होता है कि प्रसूति सहायता, अगर कोई महिला श्रमिक लगी हुई है तो उसको 45 दिन का जो है वो क्या है अवकाश दिया जाता है, वेतनिक अवकाश दिया जाता है। आपको ये याद रखना है, कोई महिला श्रमिक लगी है तो उसको 45 दिन का वेतनिक अवकाश दिया जाता है। कोई महिला श्रमिक है तो 50,000 रुपए विवाह के ऊपर सहायता दी जाती है और उसकी 2 पुत्रियों के लिए, स्वयं अगर शादीशुदा है तो 2 पुत्रियों के लिए 50,000 की जो है वो वित्तीय सहायता देने का प्रावधान इसमें किया गया है। खुद प्रसूति के लिए 45 दिन का वेतनिक अवकाश दिया जाता है। विवाह की सहायता के लिए अगर खुद का विवाह है तो 50,000 दिया जाता है और अगर पुत्रियों का विवाह है तो अधिकतम 2 पुत्रियों तक 50,000 रुपए की राशि जो है वो दी जाती है। इसके अलावा छात्रवृत्ति मेधावी छात्र पुरस्कार योजना की अगर हम बात करें तो अगर रजिस्टर्ड जो हमाल हैं उनके बच्चे अगर 60% से अधिक मार्क्स लेके आते हैं बोर्ड परीक्षाओं में
तो फिर उनको उनके लिए जो है वो छात्रवृत्ति का प्रावधान इसमें किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट में हम चलते हैं चिकित्सा सहायता कि अगर गंभीर बीमारियां हो जाती है, अब आजकल तो इस चीज का कोई महत्व नहीं रहा। गंभीर बीमारी अगर होती है तो गंभीर बीमारी के अंदर 20,000 तक की इनको सहायता जो है वो मंडी से दी जाती है। और पितृत्व अवकाश 15 दिन का वेतनिक अवकाश जो है वो दिया जाता है। तो ये महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना। नेक्स्ट में हम चलते हैं, नेक्स्ट अपना है राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। आरएस की दृष्टि से अगर हम देखें तो 10 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, और पिछली बार इसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन आया है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो आया है सीधा। ठीक है, तो इसमें देखिए राजस्थान कृषि, कृषि की बात में 3 शब्द देखे, प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय और कृषि निर्यात। और तीनों को क्या करना है, 1 2 तीनों को क्या कर रहे हैं, प्रोत्साहन दे रहे। यानी जो कृषि के जो उत्पाद हैं उनकी प्रोसेसिंग की जाए, उनको व्यवसाय के रूप में व्यवस्थित किया जाए और उनको निर्यात किया जाए। इन तीनों चीजों को प्रोत्साहन देने के लिए 2019 में सरकार ने राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति जारी की। आपको सबसे पहले तारीख याद रखेंगे, 12 दिसंबर 2019 को। कब जारी की गई, 12 दिसंबर 2019 को ही जारी की गई। अब इसकी विशेषताएं अगर हम देखें तो समूह आधारित कार्य प्रणाली के द्वारा, अब इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं कि किसानों के समूह के माध्यम से फसल कटाई के बाद की हानियों को कम करना, कि फसल काटने के बाद में जो हानि होती है उनको, जैसे भंडारण है, पैकेजिंग है, इन सारी चीजों के, और वो ग्रुप के माध्यम से है ना, तो फसल कटाई के बाद की हानियों को कम करना। कृषकों एवं उनके संगठनों की सहभागिता बढ़ाना, कृषक संगठन है उनके आपस में सहभागिता को बढ़ाना। किस चीज में, फूड में, एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग में, प्रसंस्करण में और निर्यात में, दोनों में जो है कृषक और उसके संगठनों की सहभागिता को बढ़ाना। कृषकों की आपूर्ति एवं मूल्य संवर्धन श्रृंखला में प्रत्यक्ष भागीदारी बढ़ाकर उनकी आय में वृद्धि करना, उनकी आय में इजाफा करना। उत्पादन बहुलता वाली जो विशिष्ट फसलें हैं उनका मूल्य संवर्धन और निर्यात को प्रोत्साहन प्रदान करना। इसके अलावा खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के द्वारा कौशल विकास कर रोजगार का सृजन करना। ये जो 5 टॉपिक हैं, देखिए आपको याद रखना है, क्योंकि ये डायरेक्ट अगर हम मेंस की दृष्टि से देखेंगे तो डायरेक्ट ये पूछे जाते हैं। ठीक है, बाकी दूसरी परीक्षाओं में भी इनमें से सेंटेंस बना के पूछ लिया जाता है। तो एक तो फसल कटाई के बाद की हानियों को कम करना और संगठन की सहभागिता बढ़ाना, आय में वृद्धि करना, विशिष्ट मूल्यों वाली जो फसलें हैं उनके संवर्धन करना और उसके निर्यात को प्रोत्साहन करना, और साथ साथ प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के द्वारा कौशल का विकास करके रोजगार के क्षेत्रों में भी वृद्धि करना। ये सारे के सारे काम जो है वो किसके अंतर्गत, किसका टारगेट है, राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय और कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 की। अब इसमें प्रोविजन क्या क्या दे रखे हैं, अब देखिए सबसे पहले अवसंरचना विकास। इसके अंदर जो अनुदान दे है उसमें 2 अलग अलग है, एक परिचालन है, एक अवसंरचना विकास। अवसंरचना विकास में जैसे मान लीजिए फूड प्रोसेसिंग के लिए, कृषि निर्यात के लिए किसी प्रकार के अवसंरचना बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो उसके लिए किसान और उसके जो संगठन है उनको पूंजीगत अनुदान, जितने रुपए वो लगा रहे हैं उसके अनुदान के रूप में जो परियोजना लागत है, जितने रुपए उनके लग रहे हैं इस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, उसका या तो 50% और अधिकतम 100 लाख रुपए तक का अनुदान दे है। ठीक है, किसान संगठनों के अलावा अन्य जो सभी जो पात्र उद्यमी हैं उनको 25% और अधिकतम 50 लाख का प्रावधान इसके अंदर किया गया है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर किसान संगठन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का कार्य कर रहे हैं तो उनकी जो परियोजना लागत है उसका कितना 50%, अधिकतम 100 लाख, और अगर अन्य जो पात्र उद्यमी हैं वो कर रहे हैं तो 25% और अधिकतम 50 लाख, यानी किसानों को जस्ट डबल दिया गया। ठीक है, पहला है केंद्र सरकार की योजना। अब उसके बाद में ये तो हो गया, अगर कोई आदमी केंद्र सरकार की योजना में पूंजी अनुदान कर रहा है, अगर कोई केंद्र सरकार की योजना में काम कर रहे हैं ये किसान संगठन, तो 10% अतिरिक्त और अधिकतम 50 लाख से 100 लाख तक टॉप अप अनुदान, यानी 10% एडिशनल अनुदान भी इसमें प्रदान किया जाएगा। किस चीज के लिए, अवसंरचना विकास के लिए। अगर वो जिस योजना में कार्य कर रहे हैं वो योजना किसकी है, केंद्र सरकार की योजना है। तो फिर उसके बाद में है परिचालन। ये तो हो गया
इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित कर लिया, अब परिचालन में आ गया। अब परिचालन यानी डेली विजय गाड़ी में जो अगर जैसे हम किसी व्यवसाय को चलाएंगे तो हमें जो उसको चलाने के लिए जो लागत आई उसको कहते हैं परिचालन लागत। उसमें जो सरकार लोन देगी और उस लोन पर 5% ब्याज की सब्सिडी दी जाएगी। यानी व्यवसाय को चलाने के लिए जो लोन दिया जा रहा है उस टर्म लोन पर 5% ब्याज सब्सिडी का भी प्रावधान इसमें किया गया है। इसके अलावा जनजाति उप योजना या टीएसपी क्षेत्र है, पिछड़ा जिला है, अनुसूचित जाति जनजाति के किसान हैं अगर तो अगर उनकी 100% स्वामित्व वाली इकाइयां हैं, कोई महिला उद्यमी है, युवा उद्यमी है जिनकी उम्र जो है वो 35 वर्ष से कम है, तो उनको ब्याज पर 1% अतिरिक्त सब्सिडी दे, यानी 5 की जगह कितने परसेंट सब्सिडी दे दी जाएगी, 6% सब्सिडी दे दी जाएगी। इसके अलावा किसानों और उनके संगठनों के लिए ब्याज सब्सिडी की अधिकतम सीमा जो है वो कितनी है, 100 लाख रुपए। अधिकतम कितने रुपए तक की ब्याज दी जाएगी, 100 लाख दी जाएगी। और जो अन्य उद्यमी है उनके लिए ब्याज सब्सिडी की अधिकतम सीमा कितनी है, 50 लाख रुपए है। इसके साथ साथ 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिवर्ष 2 लाख की अधिकतम सीमा, एक साल में कितने लाख, 2 लाख की अधिकतम सीमा के साथ 1 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली का अनुदान भी प्रदान किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि जैसे फूल हैं उनको अन्य बाजारों में ले जाने के लिए 300 किलोमीटर से अधिक परिवहन अगर करना पड़ रहा है, जैसे फूल है अन्य राज्यों के बाजारों में ले जाना है और अगर 300 किलोमीटर से ज्यादा का परिवहन करना पड़ रहा है तो 10 लाख तक, और अगर जैविक उपज है तो 15 लाख तक 3 वर्ष तक के अनुदान देने का, यानी प्रतिवर्ष 10 लाख और अगर जैविक उत्पाद है तो 15 लाख जो है वो 3 वर्ष तक अनुदान का प्रावधान किया गया है। कच्चे कृषि उत्पादों के निर्यात के क्रय में 3 वर्षों की अवधि के लिए प्रतिवर्ष अधिकतम 10 लाख का अनुदान दिया जा रहा है। और इसके अलावा प्रसंस्कृत कृषि उत्पाद के निर्यात के लिए, ये तो देखिए सबसे पहले हमने अवसंरचना स्थापित की, उसके बाद में हमने परिचालन की बात की। अब है कि जब हमने उत्पाद तैयार कर लिया तो उसके बाद में निर्यात की बात आ रही है, तो निर्यात पर 3 वर्ष के लिए 15 लाख का अनुदान दिया जाता है। निर्यात पर 3 वर्ष के लिए 15 लाख का अनुदान भी इस योजना में दी है। अगर वो जैविक उत्पाद है तो निर्यात पर 5 वर्ष के लिए 20 लाख के अनुदान की बात करें। अगर जो जिसका निर्यात कर रहे हैं वो जैविक उत्पाद है तो वो जो अनुदान है वो 5 साल तक दिया जाएगा और कितना दिया जाएगा, 20 लाख दिया जाएगा। और इसके साथ साथ 30% सोलर सब्सिडी भी इस योजना में दे है। तो ये था हमारा कृषि एवं उससे संबंधित क्षेत्र। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार फिर से हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो उसको आप सब्सक्राइब कर दें। हम अगला जो पार्ट है वो लेके जल्द हाजिर होंगे। धन्यवाद।